नमस्कार, पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां हैं, जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मिडिल क्लास को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर देने की गारंटी और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी जैसी लोक लुभावन 24 गारंटियां शामिल हैं। बीते दिनों इसके पहले कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटियां देने का ऐलान किया था, जिनमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय जैसे न्याय शामिल थे। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो बीजेपी ने इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया, और अब जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया है तो कांग्रेस इसे एक नया जुमला बता रही है। आज पांचवी पंचायत में हम बीजेपी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र से 400 पार का संकल्प पूरा कर पाएगी क्या। किसकी गारंटी है भारी, बीजेपी की या कांग्रेस की, यह भी चर्चा का विषय होगा। और क्या बीजेपी का घोषणा पत्र पूरा कर पाएगा हैट्रिक का संकल्प। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि पार्टियों ने तो कर लिया है वादा, लेकिन क्या है जनता जनार्दन का इरादा। इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन पहले चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर पीएम मोदी एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। भीतर तक घृणा से भरी हुई है। ये लोग तमिल पहचान को, तमिल विरासत को खत्म करना चाहते हैं। सेंगोल हो, जलीकट्टू हो, आप सभी ने देखा है कि कैसे डीएमके और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। நண்பர்களே, ஆனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இண்டி கூட்டணியில இருக்கிற திமுகவும் காங்கிரசும் எப்படி நடந்துக்குதுன்னு. அவங்க சித்தாந்தமே வெறுப்பினாலையும் எதிர்ப்பினாலையும் உருவாக்கப்பட்டது. அவங்க தமிழ் அடையாளத்தையும் தமிழர் பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் அழிக்க நினைக்கிறார்கள் திராவிடத்தின் பெயரால். அது செங்கோலாகட்டும், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டாகட்டும், திமுகவும் காங்கிரசும் அதை எப்படி எதிர்த்தார்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். साथियों, दक्षिण तमिलनाडु का ये पूरा क्षेत्र वीरता और राष्ट्रवाद की धरती कहा जाता है। मर्दु ब्रदर्स हो या वीरा पांड्या कट्टा बोपन्न का या वीर मंगई वेलु नाचियार जी हो, इन शूरवीरों ने पूरे जीवन विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भी मुत्तू रामलिंग तेवर जी से प्रभावित होकर बहुत से नौजवान यहां नेताजी सुभाष के आंदोलन से जुड़े थे। देश के लिए लड़ने वाले इन लोगों का सपना क्या था? वो चाहते थे कि भारत एक ऐसा सशक्त और समृद्ध देश बने जिसका सम्मान पूरे विश्व में हो। आज जब हम भारत के दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं तो हम इन्हीं महापुरुषों का सपना पूरा होता है। आज हर वो व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, उसकी पहली पसंद बीजेपी है। நண்பர்களே, தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த பகுதியை பத்தி நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு நினைவுக்கு வருவது எல்லாமே இந்த பகுதியில் பொங்குற வீரமும் தேச பற்றும் மட்டும்தான். இதுக்கு எவ்வளவு உதாரணம் இருக்கு. மருது சகோதரர்களாகட்டும், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆகட்டும், வீரமங்கை வேலு நாச்சியாராகட்டும், எப்பேற்பட்ட துணிச்சல் மிக்கவர்கள். தன் வாழ்நாள் முழுவதும்
அந்நிய ஆட்சியை எதிர்த்து போராடிய வீரர்கள். இந்த போல சுதந்திர போராட்ட காலத்துல எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் வருது, நம்முடைய முத்துராமலிங்க தேவர் அவருடைய தாக்கத்தால தானே நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு கூட இந்த பகுதியிலிருந்து ஏராளமான வீரமிக்க தமிழர்கள் சென்றார்கள். இவங்களோட கனவெல்லாம் என்ன யோசிச்சு பாருங்க. அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஆசைகளா இருந்தது. இந்தியா ஒரு வலுவான மற்றும் வளமான நாடாக வர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள். அதனாலதான் இந்தியா இன்றும் மதிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவோட எதிரிகளுக்கெல்லாம் இப்ப அவங்க பாஷையிலேயே நம்ம பதிலடி கொடுக்கிறோம். எதிரி நாடுகளுக்கு இன்று G20 மாதிரி உலகளாவிய நிகழ்வுகளில் எல்லாம் இந்தியா மிகப்பெரிய பெருமை பெறுகிறது. நம்ம நாட்டை நேசிக்கும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும், இந்தியாவின் மேல் பற்று வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பாஜக தான் பிடித்தமான கட்சியாக இருக்கும். साथियों, बीजेपी तमिलनाडु का विकास करती है क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु की विरासत का सम्मान करती है, उससे प्रेरणा लेती है। हमारे प्रेरणा स्रोत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई है, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। इसलिए आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के लिए तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारे आदर्श के कामराज जी जैसे देशभक्त और ईमानदार नेता है। इसलिए बीजेपी तमिलनाडु में ईमानदार राजनीति की वकालत करती है। बीजेपी तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ाती है। लेकिन कांग्रेस और डीएमके जैसी फैमिली रन पार्टियों ने के कामराज जी का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। நண்பர்களே, பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பவுமே தமிழ் மொழியையும் தமிழ்நாட்டையும் தமிழ் மக்களையும் மிகவும் நேசிக்கும் கட்சியாகும். தமிழ் மக்கள் மேல மாறாத அன்பை கொண்டிருக்கும் கட்சி. அதனாலதான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் பாஜகவிற்கு மாபெரும் உத்வேகமும் உற்சாகமும் கிடைக்கிறது. இன்றைக்கு இந்தியா தன்னிறைவு அடைய செய்ய வேண்டும் என்று போராடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். அவர் கொடுக்கிறார் எங்களுக்கு உத்வேகம். அவர் பேர்ல கொண்ட உத்வேகம், கப்பலோட்டி அவர் காட்டின வழியில தான் இன்றைக்கு பாதுகாப்பு துறையில இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனாலதான் தமிழ்நாட்டிலேயே பாதுகாப்பு வழித்தடத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம். காமராஜர் என்று ஒரு மாபெரும் தலைவர், தேசபக்தியும் நேர்மையும் கொண்ட தலைவர். அவரை பின்பற்றித்தான் பாஜக இன்று நேர்மையான தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுத்து செல்கிறது. ஆனா காங்கிரசும் திமுகவும் காமராஜரை தொடர்ந்து அவமதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. बीजेपी तमिलनाडु में एमजीआर जैसे नेताओं के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। डीएमके ने हमेशा एमजीआर की विरासत का भी अपमान किया है। डीएमके ने जयललिता जी के साथ भी कैसा कैसा व्यवहार किया था, उन्हें सदन में अपमानित किया था। ये भी तमिलनाडु के लोग भूले नहीं हैं। यहां देवेंद्र कुल के वेलालर कम्युनिटी की बहुत पुरानी डिमांड को पूरा करने का काम भी एनडीए सरकार ने किया है और नरेंद्र देवेंद्र से बहुत अलग नहीं है। नண்பர்களே, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं
ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो एक बार फिर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। और जैसा ब्रेक से पहले हमने बताया था कि आज का विषय 5 की पंचायत में यह है कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, यानी विपक्षी पार्टी का घोषणा पत्र है, वो 2024 में कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो आज हमारा सवाल यही होगा कि पार्टियों ने तो कर लिया है वादा, लेकिन क्या है जनता का इरादा और किसका घोषणा पत्र दिखाएगा सर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक झा, जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। इसके अलावा अशोक यादव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ होंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्री रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि निश्चित तौर पर सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से बनता है, लेकिन चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति को करीब से देखा है, तो अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र को हम देखें तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका असर ज्यादा हो सकता है या किसके लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है? इसको लेकर आपका क्या विचार? देखिए, मैं एक बात तो बीजेपी की तारीफ करूंगा जी। एक पार्टी जो 10 वर्ष तक सत्ता में रही है और तीसरी बार वो वोट मांगने जा रही है, लेकिन इस घोषणा पत्र में जो मुझे एक डर था कि जिस तरह से राज्य सरकारें, बाकी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी की शुरुआत करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी उसका शिकार होगी। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कुछ नहीं है। एक सबसे बड़ा जो इसका उद्देश्य रहा, जो मोदी ने शुरू में ही कहा, निवेश से नौकरी, यानी इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी सूत्रवाक्य है। और इसी एक सूत्रवाक्य पर, जिसको मैं कहूं कि मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव, किसी भी दुनिया में सिवाय इसके कि आप व्यक्ति को अधिक उत्पादक श्रम वाला बनाइए, उसका उत्पादक श्रम से उसका नाता रहे, इसके अलावा विकास की कोई और परिभाषा न वामपंथ में है, न दक्षिण पंथ में है, न पूंजीवाद में है, न समाजवाद में है जी। तो अगर आप इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो इसमें सबके कल्याण की बात है, लेकिन इस फार्मूले के साथ कि जितनी क्षमता उतना काम, जितनी मेहनत उतना दाम, किसी को मुफ्तियां नहीं है। एक अगर बात को छोड़ दें, जो कोविड के बाद मुफ्त राशन की बात हुई थी, जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है, और मोदी उसके बारे में कई बार बता भी चुके हैं कि वो क्यों जरूरी है। वो सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत उसको सुप्रीम कोर्ट के उसको भी दायरे में, जो देखिए, जो 25 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं जी, मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक घर में कोई बीमार हो जाए तो सारा आपका स्वावलंबन धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल। तो वो इसलिए कहते हैं कि जो गरीबी से अभी निकले हैं उन्हें अभी सहारे की जरूरत है, ताकि फिर से वो मतलब उस रेखा के नीचे न चले जाए। इसलिए तो अगर मैं आप टोटल इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसा मैं कह रहा था, ये 2024 का मैनिफेस्टो नहीं है, ये 2047 यानी 24 साल आगे का एक संकल्प पत्र है, जिसमें हर क्षेत्र में भारत को, इंडिया को हब बनाने का, इंटरनेशनल हब बनाने की बात की गई है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, ग्रीन एनर्जी हो। 2047 का जो विजन है, 2047 का जो विजन है वो इस घोषणा पत्र में नजर आता है। रामकृपाल जी, आपने तो बीजेपी की घोषणा पत्र की प्रशंसा की, लेकिन शिवम त्यागी से एक मेरा सवाल यह है, क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो गिन भी लिया कितनी बार मोदी का नाम है इस घोषणा पत्र में। तो शिवम, 65 बार पीएम मोदी का नाम घोषणा पत्र में आता है, और ऐसा लगता है कि पूरा जो घोषणा पत्र है वो पीएम मोदी और की ही गारंटी के आसपास घूमता है। तो क्या पीएम मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर होंगे 2024 में बीजेपी के लिए, और कोई फैक्टर नहीं है इस वक्त? नहीं, तो अगर 65 बार है तो क्या परेशानी है, विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है? 65 बार राहुल जी का नाम तो हो नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। हमारे पास जिताने वाले लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश उनको पसंद करता है, जनता उनको प्यार करती है, 2 बार उनके नाम पर मैंडेट दिया है, 19 राज्यों में सरकारें हैं हमारी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये देश प्यार करता है, दुनिया प्यार करती है। तो जब हमारे पास ऐसे नेता हैं तो उनके बारे में, और मोदी की गारंटी ही एक गारंटी इस देश में है जिसको देश मानता है, और तो कोई मान नहीं रहा।
और तो किसी के बारे में कोई ऐसा वो नहीं है। और तो इंडिया अलायंस वाले जो हैं, तो 1 साल हो गया इनको बैठक करते करते, एक नाम तो फाइनल कर नहीं पाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने। अगर ऐसा ही डिसाइसिव लीडर था तो पेश कर देते। खैर, मेरे मैनिफेस्टो का विषय है तो मैं मैनिफेस्टो विषय इतनी ही बात करूंगा कि चाहे वो किसान का विषय हो तो किसान सम्मान निधि से लेकर उसको जारी रखेंगे, उसको और लोगों तक लेकर जाएंगे। चाहे महिलाओं का बात हो तो महिलाओं में लखपति दीदी जो ऑलरेडी 1 करोड़ है, उसका लक्ष्य हमने 3 करोड़ रखा है। चाहे किसानों की अगर हम बात करें तो एमएसपी जो 22 फसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। चाहे पक्के घर बनाने की बात हो तो 3 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य हमने गरीबों के लिए रखा है, मध्यम वर्गियों के लिए भी रखा है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो सभी क्षेत्रों में हमने काम करने की बात कही है। विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो दिया है, एक विजन दिया है। ना इसमें आपको मुस्लिम लीग की छाप मिलेगी, ना इसमें आपको किसी जाति धर्म विशेष को अपीजमेंट की छाप मिलेगी, ना इसमें आपको ऐसा कोई इमरजेंसी वाला माइंडसेट मिलेगा। जहां पर कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें पेज नंबर 20 पॉइंट नंबर 6 पर ये लिखते हैं, एंड आई कोट, कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एक जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें रिटायर्ड जजेस होंगे, और वो जजेस के खिलाफ जो केसेस चलते हैं उनकी जांच करेगा। मतलब जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो है एनएसी बना दिया था, ऐसे ही मतलब जुडिशरी के ऊपर भी एक एडिशनल जुडिशरी बनाने की बात करते हैं। ठीक है शिवम, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव से सवाल के जवाब उनसे मैं लेना चाहूंगा, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। दीपक झा, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि शिवम ने जो कहा कि जहां बीजेपी के जो घोषणा पत्र में है वो 2047 का विजन दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जब आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जातिगत जनगणना की बात आती है, इन सबको लेकर विवादित कुछ चीजें हैं। तो ये अंतर जो है, एक विजन 2047 के विजन की बात हो रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण और जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, थोड़े पढ़े लिखे होते लोग तो शायद ऐसी बातें ना करते। ये तो 30 तारीख को एक अनाउंस करते हैं कि इनका मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष राजनाथ सिंह बनाएंगे, और इनका घोषणा पत्र कल लॉन्च हो जाता है 15 दिन में। तो कब तैयारी हुई, कब रिसर्च किया, कब जनता से संवाद किया, यहाँ तो महीनों की मेहनत होती है। घोषणा पत्र का मतलब ये नहीं होता कि आए और अपने मनमर्जी बात थोप दिए। खैर, मन की बात करने वाले नेशनल डिजास्टर अलायंस के प्रवक्ता यहाँ पे शिवम त्यागी जी बैठे हैं, तो इनका जो घोषणा पत्र है वो डिजास्टर, ये पूरा का पूरा, इसमें कहीं मैनेजमेंट नहीं है, पूरा का पूरा डिजास्टर है। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की बात कही थी, किसानों की बात कही थी। 2013 से इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, माँ से महंगाई कम कर देंगे। तो मोदी जी, माँ से जो मोदी जी हैं वो मणिपुर पे बात नहीं करते, माँ से महिलाओं की बात नहीं करते, माँ से महंगाई की बात नहीं करते, और जुमलेबाजी करते। तो जुमलेबाजी ऐसी, पहले मोदी जी ने क्या कहा था, हमें 60 महीने दे दो, फिर 2019 में कहते 5 साल और दे दो। मतलब 60 महीने 5 साल लगभग बराबर ही होते हैं, तो 10 साल जनता ने दे दिया। अब कहते हैं 2047। भैया, आज की बात मैं नहीं करूंगा, मैं वर्तमान की बात नहीं करूंगा, वर्तमान के भारत की बात नहीं करूंगा। मैं 2047 तक सपने बेचता रहूंगा और आपके साथ जादूगरी करूंगा। जैसे मदारी आता है, कहता है आंख बंद कर लो और पिटारी से कुछ खोल के दिखा दूंगा, तो ये वो जादूगरी चल रही है। आपने 30 लाख पद, सरकारी पद खाली कर रखे, उसके बारे में आप चूर से चाह नहीं बोलते। रेलवे का आपने बंटाधार कर दिया, उस पर आप कुछ चूर से चाह नहीं बोलते। बुलेट ट्रेन आपकी बात हुई थी 2022 में, आपने वादा किया था 2020 में चला देंगे, अब 2026 की बात कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी पे आप बात नहीं करते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे आप देखिए, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, आपको आंख तरेरते हैं। हमारे इंटरनल मैटर पे वो सवाल करते हैं। तो देश की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है भारत के इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो देश समझना चाहता है कि भारत है कहां। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को गर्त में डाल दिया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। सेना में देखिए क्या बुरी हालत कर दिया। अग्निवीर के नाम पे इन्होंने एक
फर्जीवाड़ा किया है। और तो और निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है वर्तमान सरकार का। तो आप बताइए इनके इलेक्टोरल बॉन्ड जो इतना बड़ा घोटाला है, तो उसमें से 1400 करोड़ के आसपास जो आपको मिला, आप वापस क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी उसको भुना कर बैठी हुई है? वापस कर दीजिए उसको, अगर इतना बड़ा घोटाला है तो। आप ले लीजिए, अगर आप लेना चाहते तो आप कह रहे हैं घोटाला है, ये स्कैम है, तो जो पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला उसे आप वापस कर दीजिए। खैर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। देखिए दीपक जी, आपने सवाल किया, नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा। एक ब्रेक मुझे लेना है दीपक जी, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पांचवी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हैं। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो लगता है शायद आप लोगों ने कांग्रेस से सलाह करके, या चूंकि आप गठबंधन के एक साथी हैं तो कम से कम कुछ सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था, या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेना चाहिए था। अगर मैंने जो समाजवादी पार्टी का जब मैंने घोषणा पत्र देखा और कांग्रेस का जब घोषणा पत्र देखता हूं तो कई उसमें विसंगतियां पाई जाती हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा करती है, लेकिन जो कांग्रेस है उसने इस पूरे मुद्दे से कन्नी काट ली, जबकि हिमाचल वगैरह के चुनाव में जो है कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा होता था। तो क्या कुछ आपसी आप सामंजस्य आप लोगों के बीच में नहीं था क्या घोषणा पत्र तैयार करते वक्त, कि इंडिया अलायंस के तौर पर कम से कम वो एक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे? अशोक जी, देखिए, हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो एक है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है, वो ये है कि इस देश से पेपर लीक करने वालों को, अग्निवीर देने वालों को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश को लूटने वालों को और सपने बेचने वालों को, जुमला बेचने वालों को इस देश से हटाना है। ये इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और दूसरी बात मैं कर दूं प्रखर जी, जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को कहती संकल्प पत्र, देखिए किसी गधे का नाम अगर आप घोड़ा रख देंगे तो घोड़ा नहीं हो जाता भाई। आपने 2014 में जो बातें कही उसको लेकर के हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने क्या बोला, ये तो एक जुमला था। जब आप संकल्प बोलते हैं ना, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलते हैं संकल्प, तो जनता उसको जुमला समझती है, क्योंकि अमित शाह जी बोल चुके हैं। जब मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, तब भी जनता समझती है मोदी का जुमला, क्योंकि अमित शाह जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं। ये जनता इस बात को जानती है, जब ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जनता उसको जुमला समझ लेती है। क्योंकि देखिए 2014 में जो इन्होंने बातें की, या 2019 में प्रखर जो इन्होंने बातें की, जन सरोकार से जुड़ी एक भी बात इन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा मैनिफेस्टो को उन्होंने डस्टबिन में डाल रखा था 10 साल। आप कहते हैं 2047 तक हम करेंगे। आप ये बताइए, इस देश में मोदी जी क्यों नहीं कह देते कि हम आजीवन हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम आपका काम करते, मतलब 2047 समझ रहे हैं कि आप बस हमें वोट देते रहिए, पूछिए मत कुछ, हम 47 तक देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। अरे भैया 2014 में आपने जो कहा था किसानों की आय दुगनी, आपने तो ये नहीं कहा था ना कि 2047 तक हम आय दुगनी करेंगे। प्रखर जी, ये नहीं कहा था कि महंगाई बेरोजगारी हम 2047 से दूर करेंगे। उन्होंने 5 साल के लिए आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा अशोक जी उठाया है, और आपने जो मुद्दा उठाया उससे मैं शिवम का जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है।
सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवम, आपने ब्रेक से पहले सुना होगा कि अशोक जी और दीपक जी ने जो आरोप लगाए हैं और बार बार जो दो बातें निकल कर आ रही हैं बीजेपी के घोषणा पत्र के खिलाफ, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, वो कह रहा है ये जुमला है, ये संकल्प नहीं है बल्कि जुमला है। और दूसरा आरोप जो बीजेपी पर लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषय पर बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में चुप्पी साध रखी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल एकदम वैशाख नंदन की तरह बातें कहते हुए चले गए और सोचा नहीं कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो जो जुमले की बात हुई थी, उन्होंने 15 लाख रुपए की बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2019 के किसी मैनिफेस्टो में अगर वो लिखा हो तो मुझे दिखा दें। खैर, ये मैनिफेस्टो पढ़ते भी नहीं, इनकी गलती भी नहीं है। इनके यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है वो डस्टबिन में फेंकने की ही चीज होती है। खैर, मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, जहां तक महंगाई बेरोजगारी का विषय है, आपको याद होगा प्रखर जी 2013, 2012, 2014 में किस तरीके से इस देश में जो है इन्फ्लेशन की रेट क्या रहती थी। हमेशा डबल डिजिट में रही, एक बार तो 12.25 पहुंच गई थी, लेकिन 10 से ऊपर तो मेजोरिटी में रही। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के रिजीम में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम हमेशा जो है 3.5, 4.5, 5.5, एक बार कोरोना के समय में 6.5 के क्रॉस किए, लेकिन हम मेजोरिटी अगर हम बात करें तो 3.5 के आसपास ही रहे। उसके बाद लगे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं कि भाई बेरोजगारी पर बात नहीं की। हम बिल्कुल बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, बात करने के लिए तैयार है। आप बताइए मुझे कि पिछले 10 साल में क्या 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट्स नहीं खुले इस देश में? अगर इस देश में आज तक आजादी के बाद से $950 बिलियन का फॉरेन एफडीआई आया है, तो उसमें से सिर्फ $532 बिलियन जो है वो फिर पिछले 10 साल में नहीं आए हैं क्या? क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे नंबर की कंट्री हम नहीं है? क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमें 5वें नंबर की कंट्री नहीं है? क्या इस देश में इस तरह की चीजों का रिकॉर्ड नहीं? ठीक है, आपकी बात पर दीपक, शिवम आपकी बात पे दीपक मुस्कुरा रहे हैं। और दीपक, जब आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा था बहुत मेहनत के बाद जो है वो हमने घोषणा पत्र किया, तैयार किया और बड़ी तैयारी की है। अगर मुझे दे दीजिए। जी शिवम, देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है, मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। इसको 1 लाख रुपए देंगे, इसको 50,000 देंगे, इसको 30,000 देंगे, इसको 20,000 देंगे। अगर इतने ही देने वाले थे तो पिछले 58 साल जब परिवार ही पूरा खानदान देश में राज कर रहा था तब काहे नहीं देंगे? ठीक है, अब इससे जुड़ा मैं सवाल, कितनी मेहनत करी आप? ठीक है शिवम, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा था दीपक की बड़ी तैयारी के साथ किया गया है। 16 लाख परिवार, 16 करोड़ परिवार हैं जो भारत में गरीब हैं, और आपकी पार्टी का वादा है कि प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो यह आंकड़ा बनता है 16 लाख करोड़ रुपए। और अगर अन्य वादों का जो अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया वो बनता है 10 लाख करोड़, मतलब 26 लाख करोड़ रुपए आपके वादों पर निकल जाएंगे। और देश का जो कुल बजट है वो 47% है, यानी 21 लाख करोड़ के अंदर रक्षा भी देखना है, अन्य विषय भी देखना है। तो क्या यह तैयारी थी आपकी घोषणा पत्र बनाने से पहले? देखिए प्रखर जी, तो आप परसेप्शन बना रहे हैं, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा प्रवक्ता को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बिहार गए थे एक बार रैली में, और क्या जुमलेबाजी कर रहे थे? 50,000 लाख दूं, 5 लाख करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, कितने लाख करोड़ दूं, ये बोल रहे थे। जुमलेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, इस तरीके से लप्पेबाजी करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 26 लाख करोड़ रुपए, 47 लाख करोड़ रुपए जो भारत का बजट है, उसमें 26 लाख करोड़ रुपए आप इन योजनाओं पे खर्च कर देंगे तो देश की रक्षा जैसे विषय का क्या होगा? सुनिए, भारत की अर्थव्यवस्था 2002 में और आज 2024 में क्या है आपको पता है? 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, तो उस समय क्या थी अर्थव्यवस्था? तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, व्यवस्था के अनुसार अर्थशास्त्री आएंगे और इसको। तो ये आपके अगले 20 साल का प्लान है कि अगले 5 साल का प्लान है? सुनिए, हमारे अगले 20 साल का नहीं, अगले 5 साल का प्लान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991